Hello dear students, today we are going to start our geography first chapter resource and development for class 10. Let's start. First of all, we discuss definition resource. Everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि रिसोर्स कहते किसे हैं? कोई भी सब्सटेंस जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स है। परंतु बट केवल ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ही रिसोर्स नहीं है, उसके साथ साथ तीन जो चीज़ें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। इट्स ए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इस जो ये वर्ड है इसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पिसांगन के अंदर जो है कुछ मेटल, आपको जानकारी है कि भाई यहाँ इस पिसांगन की धरती के नीचे कोई मेटल है, लेकिन उस मेटल को निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको जानकारी होने के बावजूद वो किसी काम का नहीं है आपके लिए, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। वो आपकी हो सकता है अगर वो निकले और आपकी ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, आपके सेटिस्फेक्शन को के लिए वो नीड्स है, बट अगर वो निकाल नहीं पाते हैं, ऐसे अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपन उसको निकाल सकें, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी भी एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे उसको आप माइनिंग करके उस मेटल को बाहर निकाल सकें और उसको जो है प्यूरिफाई कर सकें। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फेसिबल, मीन्स मान लीजिए किसी टेक्निक से आपको पता चलता है कि आपकी धरती के नीचे है बहुत सारा गोल्ड मौजूद है, लेकिन जब हम अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको खोदने के लिए उसको खोदते हैं, मान लीजिए उसकी वैल्यू जो खोदने पर जो प्राप्त गोल्ड अपन को प्राप्त होता है वो 100 रुपये का 100 रुपीज़ का होता है, और उसको निकालने के लिए जो खर्च हुआ वो 110 रुपीज़ हुआ, तो वो आपके लिए क्या हुआ? एक घाटे का सौदा हुआ। तो जब घाटे का सौदा हुआ वो, तो अपन क्या कह सकते हैं, वो इकोनॉमिकली फेसिबल नहीं है वो आपके लिए। तो ऐसी वस्तु जो निकालने में आपको सस्ती पड़े, जब आप मार्केट उसकी वैल्यू देखते हैं, निकालने में आपको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आपको खर्च करना पड़े, तो वो भी रिसोर्स के अंतर्गत नहीं आएगा। थर्ड जो टर्म है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मीन्स मान लीजिए कि किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर, आदिवासियों का क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हो आप, और बड़ी फैक्ट्री लगा के या माइनिंग करना चाहते हो, बट वहाँ की जो लोकल पीपल है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके रीति रिवाज के अनुसार वो सही नहीं है, तो वो कल्चरली क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो भी वो रिसोर्स के श्रेणी में नहीं आएगा। तो इन तीन टर्म को आप याद करके इस पूरी डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो। ये तीन जो कीवर्ड्स है वो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इन तीनों टर्म को आपको याद करना है, और साथ ही बहुत इजी डेफिनेशन हो जाती है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ मौजूद है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, जो अपनी सेटिस्फेक्शन को और नीड को सेटिस्फाई करती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो सब टेक्नोलॉजिकली उसको निकालना आसान हो और इकोनॉमिकली खर्चा भी कम लगे, और जो कल्चरली लोग बाग उसको एक्सेप्ट करें, तो वो क्या कहलाएगी, वो टर्म जो है वो रिसोर्स कहलाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
देखिए आप एक ट्राइंगल देख रहे हो, ह्यूमन बींग्स है जो इन 3 चीज़ों पर आधारित है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ह्यूमन बींग है वो 3 चीज़ों पर क्या है, इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पर अंतर्संगत है। देखिए आप फिजिकली इन्वायरमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए नेचर ने अपन को गिफ्ट के रूप में बहुत सी चीज़ें माइनिंग अपन को दी, मेटल, नॉन मेटल, फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सी चीज़ें नेचर ने, इन्वायरमेंट हमको दिया है। तो जब अपने पास टेक्नोलॉजी होगी तो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम कुछ थोड़ा सा बदलाव करके उसको रिसोर्स बना सकते हैं, और जब वो रिसोर्स जब बन जाएगा और अपने यूज आएगा तो वो इस इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करता है किससे, नेचर से, और टेक्नोलॉजी की सहायता से वो इंस्टीट्यूट को डेवलप करता है। मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री है, तो ह्यूमन क्या करता है, टेक्नोलॉजी की मदद से लाइमस्टोन को बदलने के लिए जो नेचर के रूप में जो लाइमस्टोन मिलता है उसको निकालता है ह्यूमन, और निकाल कर टेक्नोलॉजी की मदद से उसको प्योर करता है, उसमें से दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं उनको निकाल कर लाइमस्टोन को लेता है, और उससे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, सीमेंट फैक्ट्री। तो उससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तो उसको हम इंस्टीट्यूशन कहेंगे, एक समुदाय का निर्माण होता है। तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल काफ़ी आप इसको डायग्राम बना सकते हो, और किस तरीके से ये इंटरलिंक है तीनों चीज़ें वो आप देख सकते हो। फिजिकल इन्वायरमेंट से टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से हम पहुंचते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो अगर देखेंगे इस चार्ट को आप देख सकते हैं, रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। मीन्स नेचुरली जो हमको प्राप्त होते हैं बाय गिफ्ट बाय गॉड, एंड अदर ह्यूमन जो ह्यूमन के द्वारा मैन मेड होता है। अपन कह सकते हैं नेचुरली कैन बी क्लासिफाइड in renewable and non-renewable, and human also divided by 2 parts, structure, institution and quality and quantity. Then after renewable can also divided into 2 parts like continuous or flowers, example wind, water, etc. And second is biological. Biological also can be divided into 2 parts, natural vegetation, forest and wildlife. Like that, non-renewable things also divided into 2 parts, recyclable, example metals, and non-recyclable, example fossil fuels. इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन को बताया मैंने जैसे आपको स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूट्स एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले जो नेचुरल जो है रिसोर्सेज, उसको 2 रूपों में अपन या 2 टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग जो होता है उसको हम कहते हैं बायोटिक, एंड नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको कहते हैं एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, लाइक प्लांट, पेस्टिसाइड्स, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, जिनके अंदर लिविंग बींग्स जो भी होते हैं वो कॉल्ड है बायोटिक। Those animals, plants have a living thing, human beings, all are called a biotic. And non-living things like water, soil, air, minerals and light are called a abiotic. Both are important for us, biotic and abiotic. Next, on the basis of origin. Origin means उत्पत्ति के आधार पर हम डिवाइड, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कि बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स में हम डिवाइड उनको कर सकते हैं। तो बायोटिक फॉर्म
बायोस्फीयर हैव अ लाइफ। बायोटिक रिसोर्सेस जो है बायोस्फीयर बनाते हैं, जीवमंडल बनाते हैं बायोस्फीयर, जिसके अंदर लाइफ होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग, फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांटेशंस, जंगल, वनस्पति और एनिमल्स जो होते हैं उनको फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। फिशरीज, फिशिकल्चर्स, लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो इसे कहने वाला जिसमें भी लिविंग बींग्स जो भी हैं वो सब बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। एबायोटिक रिसोर्स में कौन आएंगे? कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, एयर, सोइल्स, व्हाटएवर यू वांट यू कैन टेक एज एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं इसको इस डायग्राम के माध्यम से। डिवाइड द एनवायरनमेंट इन बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स लाइक ए प्लांट एंड पेस्टिसाइड्स, animals, all are in these forms. And this is abiotic factor, soil, water, आप समझ सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी के आधार पर भी हम जो है इनको दो फैक्टर में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनकी उपलब्धता के आधार पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सन, प्लांट, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इनको रिन्यू किया जा सकता है, इनको नया बनाया जा सकता है, इनकी खत्म होने की संभावना जो है बहुत कम है। एंड अदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो समय के साथ खत्म होने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा होती है और इनको बनने में भी समय हजारों साल लग जाते हैं। तो इस कैटेगरी में आएंगे फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कोल, यूरेनियम एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में खत्म हो सकती है और इनको बनने में हजारों साल लगते हैं, तब तक अपनी ज़िंदगी जो है जीवन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं अपन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल और replenishable resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. Example solar and wind energy, water, forest and wildlife etc. जैसा कि मैंने आपको बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि दोबारा जिसको बनाया जा सकता है फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी, लाइक फॉरेस्ट को काटने पे वापस ग्रो कर सकता है लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। तो इनका जो यूज है, जैसे वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो बहुत लिमिटेड में अपने पास मौजूद है। अगर उसका हम बिना सोच समझे यूज करेंगे तो आने वाले समय में ये जो कुछ चीज़ें हैं वो नॉन रिन्यूएबल भी बन सकती है। इनका ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है रिन्यूएबल रिसोर्स की। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर फ्रॉम और सब्सटेंशियली लॉन्ग geologically time. Example minerals and fossil fuels. This can be subdivided into two different parts. आप इसको देख सकते हो नॉन रिन्यूएबल वैसी चीज़ें जिनको, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जल्दी खत्म हो सकती है, इनकी लिमिटेशन है और इनको बहुत समय लगता है दोबारा बनने में। इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, एग्जांपल मेटल लाइक आयरन जो निकालते हैं हम, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आयरन, गोल्ड, बट इसको अपन जो है रिसाइकलिंग कर सकते हैं। लाइक कुर्सी बना दी, अगले बार उसको गला के टेबल बना सकते हैं, तो रिसाइकलिंग हो सकती है इसकी। प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसी तरह से नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स है लाइक फॉसिल फ्यूल्स,
पेट्रोल एक बार ही इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, उसका यूज़ दोबारा हम खत्म होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं विंड एनर्जी, ये जो डायग्राम है सबसे कि कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ओके, सनलाइट, विंड, सोलर। अब डायग्राम देखेंगे कि अपने यहाँ जैसलमेर, जोधपुर, इनमें आप देख पाओगे ये सब चीज़ें। या हाइड्रो एनर्जी बांध बनाकर उससे एक जनरेटर लगा के उसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं अपन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं उसको। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फिर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसका ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।